सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में। तो बच्चों, हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को कुछ समझा रही है और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि एक ऋषि मुनि कुछ लिख रहे हैं। तो बच्चों, प्राचीन युग में मनुष्य भाषा का उपयोग नहीं करता था। वह संकेतों के माध्यम से अपने विचार तथा भाव प्रकट करता था। धीरे धीरे विकास क्रम में संकेतों से भाषा विकसित हुई तथा आज संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। आज भी सभी के द्वारा महाभारत की कहानियां पढ़ी जाती है। घर के बुजुर्ग भी बच्चों को शिक्षा देने के लिए महाभारत की कहानियां सुनाते हैं। अब समझिए, महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की लिखकर। लोगों द्वारा महाभारत की कहानियां समझी गई पढ़कर। बच्चों द्वारा महाभारत की कहानियां समझी गई सुनकर। अर्थात सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर अथवा समझकर ज्ञान प्राप्त करना भाषा के कार्य हैं। हमें अपने भावों तथा विचारों को दूसरे लोगों पर प्रकट करने, दूसरे के भावों को सुनकर ग्रहण करने, सोचने समझने तथा लिखने पढ़ने में भाषा की आवश्यकता होती है। यानी कि हम भाषा का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें कुछ अपने विचारों को आदान प्रदान करना होता है। तो जितने भी हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर, जैसे भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो सभी क्या है? हमारी भाषाएं हैं, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरों तक कर पाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। हमारे द्वारा बोलते समय अनेक ध्वनियां उत्पन्न होती है। इन ध्वनियों के सार्थक मेल से ही भाषा बनती है। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के मन के भावों तथा विचारों को जानते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, आसान शब्दों में कहें तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। संसार में अनेक भाषाएं पढ़ी, लिखी तथा बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, चीनी, जर्मनी, फ्रेंच आदि। अब हम यहाँ देखेंगे भाषा के रूप। प्रमुख रूप से भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है? भाषा के जिस रूप से हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। जैसे बातचीत करना, वाद विवाद, भाषण, गाने सुनना आदि। अब अगला है हमारा लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा लिखे हुए को पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, SMS, फैक्स, ये सब क्या है? हमारे भाषा के लिखित रूप है। जो आप फोन में मैसेज टाइप करते हो, मैसेज भेजते हो फोन से, या आपको जो भी मैसेज आते हैं फोन से, वो भी क्या है? भाषा का लिखित रूप है। यह भी जाने, अनेक बार हम संकेतों के माध्यम से भी कुछ बातें तथा विचार समझते हैं, परंतु संकेतों को व्याकरण में भाषा नहीं माना जाता है। पशु पक्षियों की आवाजों को भी भाषा नहीं माना जाता है। अब पशु पक्षी भी आपस में बात तो करते हैं, कुछ आवाज निकाल के, उनकी अपनी अलग ध्वनि, अपनी आवाज होती है, लेकिन उसे भाषा नहीं कहा जाता व्याकरण में। और व्याकरण में सांकेतिक भाषा को भी भाषा नहीं कहा जाता, क्योंकि संकेत के माध्यम से हम सारी बातें तो नहीं समझ सकते, कुछ चीजें ही हम संकेतों के माध्यम से कर पाते हैं, इसलिए इसे भाषा में मान्यता प्रदान नहीं की गई है। अब अगला है हमारा लिपि। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियां होती हैं।
कुछ भाषाएं एक ही लिपि में भी लिखी जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच तथा जर्मन भाषा की एक ही लिपि रोमन है। अब हम यहाँ देखेंगे कुछ प्रमुख भाषाएं तथा लिपियां। अब हमें यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई है और उनकी लिपियां यहाँ दी गई हैं। तो हिंदी की है देवनागरी, पंजाबी की है गुरुमुखी, उर्दू की है फारसी, गुजराती की है देवनागरी, जर्मन की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, नेपाली की भी देवनागरी, कोंकणी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन और फ्रेंच की भी रोमन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं की एक देवनागरी भी हमें देखने को मिलती है। अब अगला है हमारा बोली। जब कोई भाषा एक सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाती है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। भाषा के इन क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली का प्रभाव कुछ दूरी पर बदल जाता है। राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, हरियाणवी, बुंदेली, अवधी, मागधी, कन्नौजी अथवा ब्रजभाषा हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। प्रायः बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती है, परंतु बोलियों में भी कुछ प्रसिद्ध साहित्य रचा गया है। जैसे कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी रचना है पद्मावत और बोली है अवधी। ऐसे ही दूसरा है सूरदास और रचना है सूरसागर, जिसकी बोली है ब्रजभाषा। विद्यापति, जिसकी रचना है पदावली और बोली है मैथिली। गोस्वामी तुलसीदास, जिसकी रचना है रामचरितमानस, जिसकी बोली है अवधी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बोलियों में भी साहित्य की रचना कुछ कुछ कवियों ने की है। अब अगला है हमारा व्याकरण। जिस प्रकार समाज में प्रत्येक कार्य को करने के कुछ नियम निश्चित किए जाते हैं, उसी प्रकार शुद्ध भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना तथा उनका पालन करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने तथा लिखने का ज्ञान प्राप्त हो, उसे व्याकरण कहा जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, प्रकार, उच्चारण तथा उनके संयोग व संधि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति तथा रचना आदि से संबंधित नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर अगला है पद विचार। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग का विचार किया जाता है। फिर अंत में आता है हमारा वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य संश्लेषण, विश्लेषण, रचना तथा विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। तो ये थे बच्चों हमारे व्याकरण के कुछ अंग। अब अगला है हमारा यह भी जाने भारतीय संविधान में हिंदी, संस्कृत, असमी, बंगला, डोगरी, पंजाबी, उड़िया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, बोडो, नेपाली, सिंधी, उर्दू तथा कश्मीरी इन 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम यहाँ देखेंगे मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? वह भाषा जो बालक अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। यानी कि जो भी हम अपने घर परिवार में रहकर जो भी भाषा हम सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। ऐसे अगला है राष्ट्रभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ऐसे ही अगला है राजभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। फिर आता है हमारा संपर्क भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं उसे संपर्क भाषा कहा जाता है।
भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।